Check. आप लोगों ने कल के नोट्स डाउनलोड किए थे क्या? ओके, स्ट्रीम रेडी है क्या? कर लो फिर लाइव। ऑलरेडी है लाइव? सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में कुछ बातें सीखी थी। एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए जो भी सारी बातें आपने कल सीखी थी। एंड देन टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिंग टू अ 1% कंपनी। सबसे पहली बात तो बताइए, बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितने हैं? 2 मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी 7। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी 200 एंड इन अ पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड। सो देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में आप लोग बताओगे ये जो ट्रांसफरेबिलिटी है शेयर्स की, क्या वो रिस्ट्रिक्टेड है या शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड? So there is a restriction on the transferability of the shares, जबकि पब्लिक कंपनी में the shares are freely transferable। फिर उसके बाद is there a prohibition on making an invitation to the public? Where? Private और public? और पब्लिक कंपनी में क्या पब्लिक इशू के लिए जा सकते हो? हाँ या ना? अच्छा, प्राइवेट कंपनी में जब 200 की गिनती की जा रही है, क्या जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1 एंड एम्प्लॉय मेंबर्स और एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड? यस और नो गाइस? अच्छा, कल मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, आप लोगों ने किया है? किसी एक की नोटबुक दे दो ना मुझे, मैं चेक कर दूं। ओके, so what you all can do is you all can also open your answer in your books and you all can just compare it। मैं बता दूंगी ये बच्चे ने क्या क्या लिखा है, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स है तो उस बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली यू ऑल विल अंडरस्टैंड इफ देयर इज एनी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर यू ऑल ऑल्सो। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो फैक्ट्स लिखे इस बच्चे ने, जहां उसने ये कहा है इन फ्लोरा फौना लिमिटेड कंपनी देयर आर 230 मेंबर्स इन विच डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स आर 50, एम्प्लॉय मेंबर्स 15 है, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स 10 है और 5 कपल्स है जो ज्वाइंटली शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, दैट इज 10 एंड देयर आर अदर मेंबर्स हु आर 145। तो उसने ये फैक्ट्स बता दिया है। रेफरेंस में ये बताया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट a private company states that any shares that are held jointly are going to be counted as 1, employee and ex-employee members are not
काउंटेड, ठीक है। और फिर आगे उसने एनालिसिस और कंक्लूजन दिया है। इन दिस केस डायरेक्टर और रिलेटिव्स 50 है, फिर उसने बाजू में 50 लिखा है, क्या उनको काउंट किया जाएगा? एम्प्लॉय एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड, वो वहीं पे उसने लिख दिया है। कपल्स दैट आर होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली आर गोइंग टू बी काउंटेड एज 1, और फिर उसने 5 इंटू किया हुआ है 1, दैट इज 5, एंड अदर मेंबर्स 145, फिर यहां पे उसने 145 को ऐड किया, तो ऐसे करके 50 प्लस 5 plus 145, 200 members. So there is no need for the reduction of the members as there are in totality 200 members, okay, which can easily get converted into a प्राइवेट कंपनी। तो क्या आपने ये सारे फैक्ट्स आपके भी आंसर में लिखे हैं? सो यस, ये आंसर जो दिया है उसमें जो भी कंटेंट जरूरी है, इस बच्चे ने सारा का सारा कंटेंट कवर किया है, भावेश ने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे वही है, प्राइवेट कंपनी में देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड दिस लिमिटेशन इज अप टू 200। तो ये 200 की गिनती में जॉइंट होल्डर्स आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज 1 और एम्प्लॉय मेंबर्स और एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स काउंट नहीं होते हैं। और जैसे क्वेश्चन में टैब्यूलर फॉर्मेट में दिया था, वैसे ही आप आपके आंसर में भी दे सकते हो। इन लोगों को 50 काउंट करेंगे, इन लोगों को 5 काउंट करेंगे, इन लोगों को काउंट नहीं करेंगे, और अदर मेंबर्स को आप काउंट करोगे, तो ऐसे करके टोटलिटी 200 है। तो हम लोग वेल विद इन द लिमिट्स है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कम करने की जरूरत नहीं है जब कंपनी पब्लिक टू प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, बिकॉज एज इट इज वी आर विद इन द लिमिट ऑफ 200। Were you all able to give the answer? ये फाउंडेशन का क्वेश्चन नहीं है, इंटर का है। दे पा रहे हो आप इंटर के भी सवालों के जवाब? और ये मेरा बनाया सवाल नहीं है, आईसीआई के मॉड्यूल में दिया गया क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के इजी क्वेश्चंस दे दिए आपको होमवर्क के लिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और ऐसे लगने लग गया वाह क्या भारी हो रहा है सब कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाटएवर क्वेश्चंस क्लास में भी हम लोग करने वाले हैं are going to be the level of the ICI. तो automatically you all are going to be prepared for the examination. Yes or no guys? Yes. आज हम लोग बहुत ही important topic करने वाले हैं and that is going to be related to a 1-person company. कुछ बातें हैं जो आप लोग बता सकते हो मुझे 1-person company के बारे में? बोलो क्या? 1-person company. अच्छा, 1-person कंपनी में नॉमिनेशन करना कंपलसरी, उसके अलावा? हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर तो एलएलपी का कॉन्सेप्ट है बेटा। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? 1-person कंपनी। सबसे बड़े फंडामेंटल तो बात बताओ ना, 1-person कंपनी में मेंबर्स कितने होते हैं? वर्चुअल स्टूडेंट्स आप भी बता सकते हो। अंजलि कह रही है मैम ऐसी कंपनी में देयर इज ओनली 1 person who is a member of the company. Very good. उसके अलावा? Okay, you can incorporate this company with 1 director also. और कुछ? बस इतना ही पता है? Okay, it cannot be incorporated or it cannot be converted into a Section 8 company. Very good. Nomination करना compulsory है, ऐसी कुछ बातें आई है? Okay, Indian citizen का होना जरूरी है। हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस बट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वेदर यू आर अ रेसिडेंट और नॉट अ रेसिडेंट एवरीवन कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। वेरी गुड। तो काफी सारी बातें आपको पता है। वर्चुअल स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं मिनिमम भी 1 मेंबर चाहिए, निधि कह रही है मैक्सिमम भी 1, मोनिका कह रही है मैम नॉमिनी जो आप अपॉइंट करते हो वो माइनर नहीं होना चाहिए। वैसे तो सोल मेंबर भी माइनर नहीं हो सकता है। ओके, सोल मेंबर और नॉमिनी दोनों भी मेजर होना जरूरी है। OPC is a kind of a private company. Very good, Mr. Khan. OPC is a company in which there is only 1 person as a member. Very good. तो I think majority लोगों को इस concept के बारे में पता है। जहां तक definition की बात है under the act, definition जो है वो ये कहती है a 1-person company is a company which has only 1 person as a member, which has only 1 person as a member, 1 person as a तो what we are getting from the definition is ये जो 1 person है ना, this 1 person is the member
ऑफ द कंपनी। देखो, इसके पहले आप जानते थे कि कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट करनी है, प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या 2 लोग लगते हैं? अरे बोलो ना, ऐसे कैसे मेरे को देख रहे हो जैसे कि मैं चाइनीज में बात कर रही हूं? प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने लोग लगते हैं? 2 लोग। और पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने लोग लगते हैं? 7 लोग। अरे ये तो बेसिक है ना। क्या एक पर्सन इस कॉन्सेप्ट के पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता था? नहीं। तो अगर एक पर्सन को अकेले बिजनेस करना है, क्या इस एक पर्सन को बिजनेस करना था बाय वे ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप? अरे बोलो ना, आप अकेले हो, आपकी किसी से पटती नहीं है। ओके, आपको आपके बिजनेस में किसी और को इन्वॉल्व करना नहीं है। आपको अगर बिजनेस करना है, यू हैड टू डू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। बट एज अ सोल प्रोप्राइटर, क्या आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है? ये बातें कुछ पता है या कुछ नया ही है आपके जीवन में? तो आप बोल सकते हो आप कि इस बार के बजट में कुछ बोलने पे टैक्स लगाया गया है, ऐसा कुछ है। तो बोलते क्यों नहीं हो आप? सोल प्रोप्राइटर में ये जो प्रोप्राइटर है, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तो कल जाके अगर आपने क्रेडिटर से पैसा लिया है और बिजनेस का पैसा कम हो गया, कि आपको घर का पैसा डालकर उस क्रेडिटर का ड्यू रीपे करना पड़ेगा? अरे हाँ है ना? इसी को क्या कहते हैं? लायबिलिटी कैसी है? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज, क्योंकि बिजनेस में आपका पर्सनल एसेट जो है वो भी यूज हो सकता है इफ द बिजनेस एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट। एंड दैट इज व्हाई इन द ईयर 2013 हमने क्या किया था? ओपीसी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और इसी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद आज के समय पे इवन अ सिंगल पर्सन इफ ही वांट्स टू कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। अब आपको और किसी भी पर्सन के साथ की जरूरत नहीं है। आप अकेले भी क्या कर सकते हो? एक कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जिसका नाम है 1% कंपनी। इतना ही नहीं, आप सोचोगे कि मैम चलो मेंबर तो एक है, बट व्हाट अबाउट डायरेक्टर्स? क्योंकि इवेंचुअली तो डायरेक्टर्स ही डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो डायरेक्टर्स का क्या स्टेटस है मैम? क्योंकि अगर डायरेक्टर्स 2 लग रहे, क्योंकि ये तो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी इज अ काइंड ऑफ अ, तो प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होते या नहीं होते हैं? तब ऐसे केस में आप पूछोगे मैम व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डायरेक्टर्स? चलो आपने ये तो कह दिया ओनरशिप 100% हमारी है मैम, मतलब 100% शेयर्स, 100% एक ही बंदा होल्ड करने वाला है, एंड दिस पर्सन इज द सोल मेंबर। हु इज ही? बट व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, है ना? ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग। तो व्हाट अबाउट द मैनेजमेंट? डायरेक्टर्स का क्या? तो ओपीसी के लिए हमने और एक रिलीफ दिया है। ओपीसी के केस में देयर कुड ऑल्सो बी 1 डायरेक्टर, तो 2 डायरेक्टर का होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट वो जो बंदा जो सोल मेंबर है वो डायरेक्टर भी हो सकता है अगर आप चाहो तो। अगर आप चाहो तो आप ओनर भी हो सकते हो और आप मैनेजर भी हो सकते हो विथ लिमिटेड लायबिलिटी। विथ लिमिटेड लायबिलिटी, यही कॉन्सेप्ट को कहते हैं एज अ 1% कंपनी। खैर सेक्शन नंबर 149 है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट 149 जो है वो डायरेक्टर्स का चैप्टर है, जो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन एन ओपीसी इज 15। इनफैक्ट इन एनी कैटेगरी ऑफ कंपनी, ओपीसी, प्राइवेट या पब्लिक, फर्क नहीं पड़ता है, सारे कैटेगरी के कंपनीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज हाउ मच? 15। तो अब बताओ मुझे, हाँ, ओवरऑल मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ओपीसी में कितने हैं? 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 15। और
इस कंपनी में खास बात है कि आपको एक नॉमिनी को अपॉइंट करना जरूरी होता है. Okay, who is this nominee? Basically, this nominee is going to take the position of the sole member. Sole member की अगर डेथ हो गई, सोल मेंबर इनसेन हो गया, सोल मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसकी जगह कौन ले लेगा? नॉमिनी. कौन ले लेगा? नॉमिनी. तो ये नॉमिनेशन करना कंपलसरी है. नॉमिनी किसकी जगह ले रहा है? सोल मेंबर. सोल मेंबर की एक ही जगह है, सही ना? तो अगर सोल मेंबर की एक ही जगह है, आप कितने लोगों को नॉमिनी की तरह अपॉइंट करोगे? देयर विल ओनली बी वन पर्सन हु विल बी अपॉइंटेड एज द नॉमिनी. खैर ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये तो 2013 की एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1% कंपनी. बट 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को पॉपुलैरिटी मिली कब? इस 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को पॉपुलैरिटी मिली इन द ईयर 2021. जो हमारा यूनियन बजट था ना, उस यूनियन बजट में निर्मला सीतारमन ने बहुत सारे प्रिविलेजेस ऐड कर दिए थे टू अ 1% कंपनी, जिसके बाद इस ओपीसी को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लग गई. आई जस्ट ओपन दैट यूनियन बजट 2021. एक मिनट, लाइव फ्रॉम पार्लियामेंट वाला सेशन में लेती हूं. यूनियन बजट 2021-22. हाँ, ये देखो, दिस इज लाइव फ्रॉम द पार्लियामेंट वाला सेशन. इसमें मैं आपको बताती हूँ. कभी देखते हो आप बजट? नाउ यू ऑल विल हैव टू सी हाँ कि टैक्स अभी इंट्रोड्यूस हो गया आपकी लाइफ में. Crores. This will benefit more than 2 lakh companies in easing their compliance requirements. Okay. As a further measure which अभी सुनो. As a further measure directly benefits startups and innovators, I propose to incentivize the incorporation of 1% companies by allowing 1% companies to grow without any restriction on paid up capital and turnover, allowing their conversion into any other type of company at any time, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an 1% company from 182 days to 120 days, and allow also non-resident Indians to incorporate OPCs in India. This will be a big boost for startups. सुना आप लोगों ने? आजकल स्टार्टअप का जमाना है, फंडिंग का जमाना है. अब ऐसे केस में अर्लियर बिफोर दिस यूनियन बजट ना, अगर कुछ एक लिमिट से ऊपर इसका पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर हो रहा था, तो ये कंपनी को कंपल्सरी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना था. और वॉलेंट्री तो ये कन्वर्जन 2 साल के बाद ही पॉसिबल था. बट ये जो बजट था 2021 का, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने ये लिमिट्स को टोटली हटा दिया. और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आज के जमाने में इवन एन नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन इनकॉर्पोरेट और बी द नॉमिनी ऑफ अ 1% कंपनी. एनआरआई मतलब समझता है ना, एनआरआई, बट ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन. जैसे कि हमारे घर से भी बहुत सारे लोग ना यहां से पढ़ाई लिखाई करते हैं बट जॉब फॉरेन में करते हैं. आप में से कोई है जिनके घर में किसी के दीदी, भैया, मामा, मामी, मासा, चाचा, चाची इंडिया के बाहर जाके जॉब कर रहे हैं? कौन? हाँ, मतलब योर ब्रदर, योर कजिन ब्रदर, राइट. इज ही एन इंडियन सिटीजन? बट इज ही रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया? वेयर इज ही रिसाइडिंग? फ्रांस. सो ही इज रिसाइडिंग इन यूरोप, ही इज रिसाइडिंग इन फ्रांस. यहां से किसी ने हैंड रेस किया था? हाँ, बताइए. योर सिस्टर, योर सिस्टर, cousin sister. Okay, where is she? Singapore. And is she an Indian citizen? But is she working in Singapore? But दिल से तो भारतीय है, सिस्टर है, यूएस, और इंडियन है.
मतलब इंडियन सिटीजन है, तो अब देखो इसके भैया, इसकी दीदी, मेरी भी कुछ दीदी कुछ भैया, भले ही वो लोग इंडियन है दिल से देसी, बट अब वो काम कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। कल जाके अगर उनके मन में कभी आया, भले ही हम सिंगापुर में है या यूएसए में है या फ्रांस में है, हम लोग भले ही वहां पे काम कर रहे हैं, बट इवेंचुअली लॉन्ग रन में वी वांट टू सेटल इन इंडिया और वी वांट टू कम बैक इन इंडिया। हम लोग तो अभी 5-10 साल वहां पे एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, बट इवेंचुअली वी डोंट लुक आवर लाइफ इन दैट कंट्री। हमको सेटल होना है तो हमको इंडिया में ही होना है, या चलो सेटल भी नहीं होना है तो भी अगर हमें बिजनेस करना है, अगर हमें डेवलपमेंट करना है, तो हम फ्रांस का क्यों करें, हम इंडिया का करें। हम सिंगापुर का क्यों करें, हम इंडिया का करेंगे। तो अगर हमको बिजनेस चालू करना है, आई वॉन्ट टू डू बिजनेस इन इंडिया। बट अर्लियर बिफोर दिस बजट, NRIs were not allowed to do or incorporate OPCs. तो बेसिकली अगर उन्हें इंडिया में बिजनेस करना भी है, दे ईदर डू बिजनेस एज अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जिसके लिए उन्हें कम से कम अपने साथ एक को, या तो अगर पब्लिक कंपनी उनके साथ और 6 लोगों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि 2 या 7 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। अरे है या नहीं है? तो तब इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये डिक्लेयर किया गया, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, भले यू आर नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, आप फिर भी इंडिया में OPC के रूप में बिजनेस कर सकते हो। आज के जमाने में रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है। सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, हु कैन इनकॉर्पोरेट an OPC and who can become the nominee of a 1-person company? पहली बात तो there is a 4-pointer eligibility criteria. दोनों भी सवालों का जवाब एक ही है। सवाल 2 है, जवाब एक ही है कि कौन बन सकता है सोल मेंबर, कौन बन सकता है सोल मेंबर। इन शॉर्ट, who can incorporate a 1-person company, who can incorporate a OPC, or who can be the nominee of a 1-person company. पहली बात तो only a natural person like you and me. A company cannot incorporate a OPC. A company, is it a natural person? आपने टॉप क्लास का ए क्या कह रहा था? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, नेचुरल या आर्टिफिशियल? क्या कंपनी अपने नाम पे OPC बना सकती है? नहीं। OPC को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इट शुड ओनली बी अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में भी वी वांट दैट पर्सन टू बी एन इंडियन सिटीजन, टू बी एन इंडियन citizen, should also be a resident of India, should also be a resident of India. But अब ये बजट के बाद आप बताओ, क्या रेसिडेंशियल स्टेटस से फर्क पड़ता है? तो इसलिए अमेंडमेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। हाईलाइटेड पॉइंट ये कहता है, वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज, वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज, और आप इंडियन रेसिडेंट हो, क्या बात है, आप और मैं इंडियन रेसिडेंट है। 365 डेज में से 365 डेज इंडिया में ही है, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है हमारा। बट इवन इफ यू आर एन NRI, you are an Indian citizen, but you are not residing in India. You are not residing in India. Still, you are eligible to incorporate a 1-person company. And plus, you should be a major. और plus सिर्फ clarity purpose के लिए कहा गया है, कब माना जाएगा that you are a resident of India? It's considered that you are a resident in India if you have stayed in India for at least 120 days. In the immediately preceding financial year. टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस हुआ है क्या? नहीं हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, कानून की दुनिया अपनी दुनिया होती है, आप लोग जानते हो। ये अपने सपने खुद सजाता है और ये अपनी दुनिया जो है ये खुद बसाता है। सो इट माइट हैपन, जब टैक्स में आप रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ोगे तब आपको कुछ और डेफिनेशन आएगी आंखों के सामने। बट वो जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है?
टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस हम देख रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? वेदर यू आर एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी और बिकम द नॉमिनी और नॉट, उस कॉन्टेक्स्ट में है। क्या एक ही शब्द के अलग अलग मतलब हो सकते हैं? लॉ की दुनिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अब ऐसे केस में कानून में भी ऐसा हो सकता है, शब्द एक ही है बट इसके मतलब अनेक है। जिससे मैंने फाउंडेशन में भी एग्जांपल दिया था, माइनर ये वर्ड। अच्छा, माइनर आपने शब्द पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कम ऑन, टेल मी गाइस, व्हाट डू यू मीन? हु इज अ माइनर? अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years of age। क्या ये आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था? ऑफ कोर्स, वो कहानी अलग है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इंडियन मेजोरिटी एक्ट का रेफरेंस दिया था और उस एक्ट में डिफाइन किया गया है अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years of age। वैसे ही इंडिया में अ मेजर कैन वोट, अ मेजर कैन वोट, अ मेजर कैन वोट। और वोटिंग के एक्ट्स के हिसाब से व्हेन डू यू बिकम अ मेजर? व्हेन यू वोट कब कर सकते हो आप? अरे सेंट्रल, आप लोग कितने साल के हो? हाँ, कुछ लोग तो डायरेक्ट एंट्री है ना, वो लोग तो 20-21 साल के हो गए ना। 20, हाँ ठीक है सॉरी, 21 से 20 साल के हो गए। अरे तो वोटिंग किया है या नहीं किया है? नहीं किया है? सीरियसली? कैसे सिटीजन हो तुम इंडियन? अच्छा, तुम लोग मेजर होने के बाद इलेक्शंस ही नहीं हुए हैं। अच्छा, अभी वोट करना फिर, ठीक है? इट इज योर राइट एज वेल एज योर ड्यूटी टू वोट एज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है? एवरी वोट इज गोइंग टू काउंट। तो सुनो ना मेरी बात, अ मेजर इन ऑर्डर टू वोट, मेजर मतलब 18 years। और एक लॉ है, द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज। Only majors can get married. That you know? बाल विवाह इंडिया में अलाउड नहीं है। You should be a major in order to get married. And the laws recently have changed. And according to the marriage laws, you become a major. Whether you are a girl or a boy, you can get married only after the age of 21. Means once you have completed 21 years of age. तो अब मतलब सरकार क्या ये कहना चाहती कि देश तो आप 18 पे चला लोगे, बट घर चलाने के लिए 21 की उम्र होना जरूरी है? क्या ऐसा होता है? अरे बोलो ना, व्हाट? यस ऐसा नहीं होता है बेटा। जब मैरिज के लॉज बनाए गए थे तब इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव कुछ और था। जब वोटिंग के लॉज बनाए गए थे तो ऑब्जेक्टिव कुछ और था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बनाया गया था तो ऑब्जेक्टिव कुछ और था। तो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रिस्पेक्टिव एक्ट्स में हमने शब्दों को डिफाइन किया है। आ रही है बात समझ में? इसलिए भले ही वर्ड एक है माइनर, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग डेफिनेशन, वोटिंग के राइट्स में अलग डेफिनेशन, मैरिज के लॉज में माइनर मेजर की डेफिनेशन अलग। अलग अलग कानून में अपने अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उस शब्द को हमने किया है डिफाइन, उस शब्द को हमने किया है डिफाइन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे बोलो ना। वैसे ही टैक्स में हो सकता है, जब आप रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ोगे तो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होगा कुछ अलग, बट वो कौन से कानून के हिसाब से है? टैक्सेशन। और ये जो हम पढ़ रहे हैं आज, वो कौन से पर्सपेक्टिव के हिसाब से है? कंपनीज एक्ट 2013। तो यहां पे ओपीसी में हमने कहा अगर आपको बनना है सोल मेंबर या आपको बनना है नॉमिनी, यू हैव टू बी अ नेचुरल पर्सन, यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन, एंड वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज। आज के टाइम पे फर्क नहीं पड़ता 2021 के बाद। नाउ इवन एन एनआरआई can incorporate a OPC. Yes or no guys? बट फिर भी रेसिडेंट कौन होता है उसको डिफाइन करने के लिए हमने कहा है अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन
120 days in the immediately preceding मतलब जो अभी खत्म हुआ है. कौन सा लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है? अच्छा, स्टार्ट कब हुआ है? 1 अप्रैल 2022. एंड कब हुआ है? 31 मार्च 2023. फाइनेंशियल ईयर हमेशा शुरू होगा 1 अप्रैल से, हमेशा एंड होगा 31 मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर मतलब 12 months और फाइनेंशियल ईयर मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट विल एंड ऑन 31 मार्च. एंड प्लस कहने की बात नहीं है, समझने की है, सोल मेंबर या नॉमिनी अगर आपको बनना है ओपीसी का तो यू ऑल्सो हैव टू बी अ मेजर. यू ऑल्सो हैव टू बी अ. चलो, इंस्टीट्यूट सपोज आपको 2 मार्क का एक डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन पूछ लेता है. हु इज एलिजिबल टू बिकम द सोल मेंबर ऑफ अ 1-person कंपनी? बताओ क्या जवाब दोगे? 4 पॉइंट्स बताओ. Whether you are a resident or otherwise, and you should also be a major. You should also be a. एक आवाज में सब लोग बोलेंगे. वर्चुअल स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी कहना है तो ही बातें याद रहेगी. हमारा 70 मार्क्स पेपर सब्जेक्टिव है. बोलो, यू शुड बी अ नेचुरल पर्सन. यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन. वेदर यू आर अ, एंड यू शुड ऑल्सो बी अ. इसी सोल मेंबर को क्या एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना जरूरी है? यही नॉमिनी क्या सोल मेंबर की जगह ले लेगा उसके डेथ या इंसेन या इंसॉल्वेंट होने पे? हाँ है ना? और क्या नॉमिनी को भी ये 4 पॉइंट्स का क्राइटेरिया कंप्लाई करना जरूरी है? अच्छा, अगर मैं चाहूं क्या मैं अपने नॉमिनी को चेंज कर सकती हूँ? अरे बोलो ना. अच्छा, क्या नॉमिनी भी खुद अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? उसका एक प्रोसीजर है जो हम लोग आज के सेशन में लर्न करने वाले हैं, जो आपने फाउंडेशन में नहीं किया था. बट थोड़ी सी बातें, एक आखिरी पॉइंट बचा है जो फाउंडेशन का हुआ है, वो रिवाइज करती हूँ एंड देन वी विल गो टू द न्यू टॉपिक. इसके जवाब मेरे को फटाफट आप लोग दोगे. ओके, एवरीवन नोज द आंसर. फटाफट बोलो. एक पब्लिक कंपनी है, एक प्राइवेट है और एक ओपीसी है. ठीक है? सारे के सारे डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में ही है. पब्लिक कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71, प्राइवेट कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 एंड ओपीसी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 62. अमर नहीं है ना यहाँ पे? ओके. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अरे आंसर आ गया. पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में और ओपीसी के केस में. What is the maximum number of members पब्लिक कंपनी में? So there is no limit. प्राइवेट कंपनी में 200 और ओपीसी में, तो ओपीसी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी साथ साथ में. कैन एनी पर्सन बी अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, चाहे वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? क्या आपने देखा है होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट? अरे देखा है या नहीं? कैन वन कंपनी परचेज द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी? मतलब अगर एसपीसी ने किसके शेयर्स खरीदे? मतलब क्या वन कंपनी हैज बिकम द मेंबर ऑफ अनदर कंपनी? अरे हाँ है ना? बट नाउ दिस ओपीसी के लिए इफ यू वांट टू बी अ मेंबर, क्या नेचुरल पर्सन होना जरूरी है? सिर्फ ओपीसी के केस में यू नीड टू बी अ नेचुरल पर्सन. वैसे ही डायरेक्टर्स, क्या आप लोग बता सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? बीकॉम वाले बच्चे भी बोल सकते हो. पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में एंड ओपीसी. एंड व्हाट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? So there could be up to 15 directors in case of a public, private or 1-person company. Any company has only one limit on the maximum number of directors and that is 15. हो सकता चलो आपने आपका बिजनेस पुणे से शुरू किया एज एन ओपीसी किया, पुणे में मस्त चल रहा है आपका बिजनेस. नाउ यू आर थिंकिंग एक ही तो जिंदगी है, चलो एक्सपांड करते हैं बिजनेस. So now you want to open your branch
मे बी इन इंदौर, जोधपुर, अहमदाबाद. So you want to expand MP, राजस्थान, गुजरात. आप तो अकेले हो, तब फिजिकल बैरियर आ जाएगा. आप अगर पुणे का ब्रांच मैनेज कर रहे हो, क्या आप सेम टाइम पे इंदौर में भी, जोधपुर में भी, अहमदाबाद में भी हो सकते हो क्या? अब आपको मैनेज करना है, आपको एक्सपांड करना है, ओनरशिप अभी भी अपने पास ही रखनी है. आप क्या कर सकते हो? और एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो. दिस डायरेक्टर विल स्पेसिफिकली मैनेज इंदौर की ब्रांच, और एक डायरेक्टर अहमदाबाद की ब्रांच, और एक डायरेक्टर राजस्थान का, जोधपुर का ब्रांच. नहीं आई बात समझ में? मतलब अब आप सोल मेंबर हो. सोल मेंबर मतलब क्या? ओपीसी को कौन ओन कर रहा है? अकेले आप. अरे हो कि नहीं? इन लोगों को जो आपने अपॉइंट किया है, वो सिर्फ क्या देख रहे हैं? ओनरशिप या मैनेजमेंट? एंड दे आर ओनली ड्रॉइंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन. दैट्स इट. मतलब उनको उनके काम का रेम्यूनरेशन, सैलरी मिल रहा है. हाँ, अरे बोलो ना, ओनरशिप नहीं दे रहे हो. सो इज दिस डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप ऑल्सो? ओपीसी इज नॉट लाइक पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में तो सारे के सारे पार्टनर्स ओनर्स भी होते हैं. मैनेजर तो है ही, बट ओनर भी होते हैं. यहां पे मतलब साल भर ये लोग काम करेंगे, इनको सिर्फ रेम्यूनरेशन मिलेगा. सारी ब्रांचेस का प्रॉफिट इकलौते आप उसके मालिक हो. हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? पक्का? कोई शक? किसी को कोई सवाल? वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? आई होप यू ऑल आर विथ मी. तो अब बात उसी पे थी. एक मिनट, थोड़ा सा मेरे को शिफ्ट होना पड़ेगा, बैठी हूं तो. क्या आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हो? क्या नॉमिनी अपना कंसेंट भी विड्रॉ कर सकता है? चलो अब प्रोसीजर देखते हैं हम लोग. अगर आपको आपका नॉमिनी चेंज करना है या नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ करके जाता है, तो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? लेट अस चेक थ्रू एन एग्जाम्पल. तो देखो यहां पे हुआ क्या है. एक ओपीसी है. किसने इनकॉर्पोरेट किए ये ओपीसी? दीपिका पादुकोण ने. तो दीपिका पादुकोण प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी. देखो नाम से भी आपको समझ में आ रहा है. देखो दीपिका पादुकोण प्राइवेट लिमिटेड, पहली बात तो ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड. प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट मतलब बेसिकली इट इज प्राइवेटली ओन्ड. इट इज प्राइवेटली, पब्लिक इशू नहीं हुआ है कभी इसका, हो भी नहीं सकता है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इज इट प्राइवेटली ओन्ड? लिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड मतलब क्या? दीपिका जो सोल मेंबर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है. अरे हाँ है ना? इनफैक्ट कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड. हु इज सेइंग अनलिमिटेड? लिमिटेड या अनलिमिटेड? कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड? यहां पे क्या लिखा है हमने? मतलब क्या दीपिका जी की लाइबिलिटी लिमिटेड है? और ब्रैकेट में हमने लिखा है ओपीसी, जिसका क्या मतलब होता है? 1% कंपनी. तो ये कंपनी जो दीपिका जी ने इनकॉर्पोरेट की है, इट्स अ प्राइवेट कंपनी. और प्राइवेट कंपनी में भी इट्स अ 1% कंपनी. इन शॉर्ट क्या इसमें एक ही सोल मेंबर है? हु इज दिस सोल मेंबर? अरे बोलो ना. इज शी अ नेचुरल पर्सन? इज शी एन इंडियन सिटीजन? हाँ. अब डज नॉट मैटर वेदर शी इज रेसिडेंट और अदरवाइज. आपको शूटिंग के लिए साल भर भी यूरोप में रहना है, आप रहो, रहो, चलेगा? अरे बोलो ना. हमको क्या इससे कोई भी आपत्ति है? आप 120 दिन इंडिया में रहो, 10 दिन इंडिया में रहो या 5 दिन इंडिया में रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता है. साल भर भी आप स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जहां पे भी आपको शूटिंग में जाना है, मालदीव्स आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ टुडेज डेट यू आर एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी. एंड इज शी अ मेजर? Yes, she's a major. She's completed 18 years of age. क्या इस
दीपिका जी को नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी है। तो जब इन्होंने ओपीसी को इनकॉर्पोरेट किया था, तब की मैं बात कर रही हूं, जब ओपीसी इनकॉर्पोरेट किया था, दैट टाइम शी हैड अपॉइंटेड हर क्लोज फ्रेंड रणबीर कपूर as the nominee of the OPC. Can she do that? Yes. You can appoint anyone to be the nominee. तो जब 2013 की बात है ये, जब 2013 में उन्होंने OPC इनकॉर्पोरेट किया, she appointed her close friend RK to be the nominee. But अब देखो हुआ क्या? अनफॉर्चुनेटली बातें कुछ खास जमी नहीं। ओके, एंड आप लोग जानते हो, रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री एंड नोन टू यू ऑल। सो नाउ इस झगड़ा झगड़ी के माहौल में शी थॉट, ठीक है, पर्सनली तो हम लोग स्प्लिट हो गए, लेट अस ऑल्सो स्प्लिट प्रोफेशनली, एंड दस नाउ शी वॉन्ट्स टू रिमूव RK as the nominee of the OPC. Because देखो, जब आप नॉमिनी को अपॉइंट करते हो ना, सुनो मेरी बात, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। मतलब प्रैक्टिकली मैं बोल रही हूँ, ये जोक्स अपार्ट, जेन्युइनली भी, जो भी पर्सन को आप नॉमिनी की तरह अपॉइंट करते हो, दैट पर्सन शुड बी ट्रस्टेड। ओके, मतलब जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। बिकॉज हु इज दिस नॉमिनी? कम ऑन गाइज, नॉमिनी इज दैट पर्सन हु इज गोइंग टू टेक योर पोजिशन आफ्टर यू आर नो मोर। आज के जमाने में तो आप हो फिर भी लोग बैक बिचिंग करते हैं, अरे हाँ या ना? आपने ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी की तरह अपॉइंट करना है जो आप नहीं भी हो, फिर भी दैट पर्सन इज कीपिंग योर ट्रस्ट, बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग टू टेक योर पोजिशन आफ्टर योर डेथ, or after you become insane, or after you become insolvent. Are you understanding this? तो अब खास ऐसा कुछ रिश्ता रहा नहीं, तो that is why now, because they broke up, she wants to remove RK as the nominee of her OPC. Can she do that? Yes. Can a sole member remove an existing nominee and appoint somebody else to be the nominee? बेचारी रो रही है, जिस पे भरोसा किया उसी ने तोड़ दिया, बेवफा बेवफा। सो नाउ शी इज, सुनना, मैं सेंटर में हूं कि नहीं स्क्रीन के, एक बार सिर्फ चेक कर लेना, क्योंकि चेयर पे बैठी हूं मैं, तो शिफ्ट कर ले अगर शिफ्ट करना है तो। आजकल हेमंत एकदम मोटिवेशनल कोट्स डालता है यूट्यूब पे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग आर द की ऑफ सक्सेस। और उसने बैकग्राउंड में भी ऐसे ड्रेस के मैचिंग रेड और व्हाइट में उसने लिखा है, क्या बात है। तो अब देखो, दीपिका ने क्या किया, आरके को निकाल दिया। बट आरके को अगर नॉमिनी की तरह निकाल दिया है, क्या किसी और को नॉमिनी की तरह अपॉइंट करना चाहिए? तो ऐसे केस में नाउ दीपिका इज अपॉइंटिंग अ न्यू नॉमिनी। ओके, रणवीर सिंह को उसने अपॉइंट कर दिया है एज द न्यू नॉमिनी ऑफ हर ओपीसी। तो ये केस कौन सा केस है? ये वो केस है जहां पे क्या हुआ है, ये वो केस है जहां पे, सुनो ना, दीपिका ने पुराने नॉमिनी को निकाल दिया है और उसके जगह पे नए नॉमिनी को अपॉइंट किया है। इट कैन ऑल्सो हैपन द अदर वे राउंड। देखो, स्टार्टिंग से इनिशियली दीपिका ने ओपीसी इनकॉर्पोरेट करी, ये ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त उसने आरके को नॉमिनी की तरह अपॉइंट किया। अनफॉर्चुनेटली आरके फेल इन लव विद समवन एल्स, and this someone else wanted कि RK should be the nominee of her OPC. समझ रहे हो? So आलिया wants कि उसकी जो OPC है उसमें नॉमिनी RK रहना चाहिए,
बट आप लोग जानते हो 1% मैक्सिमम एक ओपीसी का सोल मेंबर और दूसरे ओपीसी का नॉमिनी। ये पता है आपको प्रोविजन? एक समय पे आप एक ओपीसी के सोल मेंबर और दूसरे ओपीसी के नॉमिनी हो सकते हो मैक्सिमम। मतलब आप दो जगह पे नॉमिनी भी नहीं हो सकते। ओके, दोनों लड्डू नहीं मिलेंगे, ठीक है? अपने नाम पे जितने चाहो उतने आप ओपीसी भी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। ना दिस इज अ डिसएडवांटेज, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में ऐसा चल सकता था। सोल प्रोप्राइटर में जैसे कि मेरा एक बिजनेस क्लासेस का से एपीसी सोल प्रोप्राइटर, दूसरा बिजनेस से फॉर एग्जांपल मेरी पब्लिकेशन हाउस है, दूसरा और एक नाम से हो सकता है, और कोई तीसरा बिजनेस है, तीसरा बिजनेस मैं तीसरे सोल प्रोप्राइटर की तरह कर सकती थी। बट ओपीसी के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ओपीसी के केस में वन नेचुरल पर्सन कैन ओनली इनकॉर्पोरेट वन ओपीसी एंड मैक्सिमम उसको क्लब करने के लिए किसी और ओपीसी के आप बन सकते हो नॉमिनी। तो अब आलिया चाहती थी कि उसका जो ओपीसी है उसमें नॉमिनी आरके रहे, तो इसीलिए आरके ने दीपिका को चिट्ठी लिखी और कहा अब ये नहीं हो सकता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूं कि अब मैं तुम्हारे ओपीसी का नॉमिनी नहीं रह सकता। आई एम विड्रॉइंग माई कंसेंट टू बी द नॉमिनी ऑफ योर ओपीसी। क्या आरके ये कर सकता है? कोई जबरदस्ती तो आरके पे है नहीं, तो इसलिए आरके जब चाहे अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। बट यस, कंसेंट विड्रॉ करने के बाद दीपिका को कंपल्सरी नाउ आरके की जगह पे किसी और को लाना पड़ेगा, मतलब नॉमिनी की तरह अपॉइंट करना पड़ेगा। तो देन मे बी दीपिका विल अपॉइंट आरएस टू बी द न्यू नॉमिनी ऑफ हर ओपीसी। तो डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेसिकली? तो अगर कॉन्सेप्ट समझा है बहुत अच्छे से, भावनाएं पहुंच गई, तो अब किसके लिए बुरा लगा? आरके है, आरएस है, सॉरी, टेंशन मतलब। एंड ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ओनली काल्पनिक, वास्तविक जीवन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है? अब एनी रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन डेड और लिविंग इज अ प्योर कोइंसिडेंस, ठीक है? अब एक काम करते हैं, आई विल टेल यू क्या भारी, देखो हम क्या करेंगे, एक जो एस्पेक्ट है मैं आपको समझाती हूं। से विड्रॉल मतलब वो सेकंड वाला एग्जाम्पल जहां पे आरके कहता है कि आई वॉन्ट टू बी द नॉमिनी ऑफ सम अदर ओपीसी, दैट इज वाई आई एम विड्रॉइंग माई कंसेंट फ्रॉम योर ओपीसी। और उसका प्रोसीजर मैं आपको बताती हूं, आप फिर मुझे बताना वो प्रोसीजर जो फॉलो करना होता है अगर सोल मेंबर नॉमिनी को रिमूव करना चाहता है। दो प्रोसीजर्स हमें देखने हैं आज। कौन से दो प्रोसीजर्स? एक जहां दीपिका ने आरके को छोड़ा है और दूसरा जहां आरके दीपिका को छोड़ के गया है। अब समझ में आया आप लोगों को? दो प्रोसेसेस देखने हमें। अगर दीपिका ने आरके को निकाला तो क्या, वन, और दूसरा आरके दीपिका को छोड़ के जाता है तो क्या। एक प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी, उसी को रेप्लिकेट करते हुए आप दूसरा प्रोसीजर बताना और देखना यू विल बी इन अ पोजीशन टू स्टेट द प्रोसीजर। लॉ इज वेरी इजी प्रोवाइडेड आप सही तरीके से इसको पढ़ रहे हो तो। देखो यहां पे क्या हुआ है, विड्रॉल ऑफ कंसेंट। विड्रॉ करना मतलब निकाल लेना, कंसेंट मतलब आपकी मंजूरी, बाय द नॉमिनी हिमसेल्फ। तो बैकफुट पे कौन आया है? नॉमिनी ना, आरके आया है ना दीपिका के पास। इंग्लिश में लिखा है बेटा, इंग्लिश में, विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय द नॉमिनी हिमसेल्फ। विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय द, यहां पे नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर रहा है, तो मतलब आरके दीपिका को कह रहा है, क्या कह रहा है?
that I cannot continue as the nominee of this OPC. तो आरके को क्या करना होगा? सुनो ना मेरी बात. आरके will have to give a notice. आरके मतलब कौन? अरे आरके मतलब रणबीर कपूर. आई लो रणबीर कपूर. नॉमिनी या सोल मेंबर? इमोशनल हो रहे हो आप लोग. अभी एग्जाम्पल से बाहर आओ और कंसेप्ट पे आ जाओ. स्विच इन स्विच आउट. कम ऑन. यहां पे नॉमिनी विड्रॉ करने का सोच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर नॉमिनी विड्रॉ करने का सोच रहा है, नॉमिनी को नोटिस देना पड़ेगा कि वो सोच क्या रहा है. 2 लोगों को नोटिस देता है वो. कौन से 2 लोगों को? एक सोल मेंबर को और एक ओपीसी. सोल मेंबर मतलब मेरे एग्जाम्पल में कौन है? दीपिका. एंड ओपीसी को, क्योंकि मेंबर अलग, कंपनी अलग, है ना. तो एक्चुअली जब ओपीसी को नोटिस जाती है, इन शॉर्ट डायरेक्टर्स को नोटिस जाती है, बिकॉज डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट इनटू द डे टू डे एक्टिविटीज. सही ना. तो ये जो नोटिस जा रही है, किसको जा रही है? एक तो दीपिका को और एक जा रही है ओपीसी को. ओपीसी को मतलब ओपीसी के डायरेक्टर्स को, क्योंकि ओपीसी तो कठपुतली है, आर्टिफिशियल है, वो थोड़ी ना नोटिस रीड कर सकती है. कौन रीड करेगा? डायरेक्टर्स. जैसे ही हमें नोटिस आती है आरके के साइड से, अब ऐसे केस में हमें नए नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा. कितने दिनों के अंदर? 15 दिनों के अंदर. और इसी नए नॉमिनी का कंसेंट लेना पड़ेगा. कंसेंट मतलब उसकी मंजूरी, दैट आई अग्री टू बिकम द नॉमिनी ऑफ योर ओपीसी. ये कितने दिनों के अंदर करोगे? 15 दिनों के अंदर. आरके की नोटिस आते से ही 15 दिनों के अंदर आपको नए नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा और उसकी नोटिस भी लेनी पड़ेगी, सॉरी, उसका कंसेंट भी लेना पड़ेगा. ओके. अलोंग विद दैट, ये दोनों भी चीजें जो हुई है, इस बारे में आपको आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना पड़ेगा. क्या बताओगे आप आरओसी को? आप कहोगे, हे आरओसी देखो, हमने आरके को निकाल दिया है और आरएस को अपॉइंट कर लिया है. हमने आरके को निकाल दिया है और आरएस को अपॉइंट कर दिया है. तो बेसिकली, या एक्चुअली यहां पे विड्रॉल ऑफ कंसेंट है, तो आप यहां पे आरओसी को ये बताओगे कि आरके छोड़ के गया और इसलिए हमने आरएस को अपॉइंट किया. 2 चीजें हुई ना आपकी लाइफ में. वो छोड़ के चले गया है, इसलिए आपने नए नॉमिनी को अपॉइंट किया है. सो नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेंट एंड नोटिस ऑफ कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी. ये छोड़ के चले गया है और उसी के जगह पे हमने नए नॉमिनी को अपॉइंट किया है. ऑफ कोर्स यू आर डूइंग द फाइलिंग, तो फाइलिंग हैज टू बी अकम्पनीड विद सर्टेन फीस. तो फीस देके आप जो भी फॉर्म्स है वो रिस्पेक्टिव फॉर्म्स आप भर देते हो. फॉर्म नंबर, कंसेंट का फॉर्म नंबर है INC3. INC रिलेट्स टू इनकॉर्पोरेशन. ओके, इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म नंबर 3 और INC4 is relating to this notice that you are giving to the ROC कि पुराने नॉमिनी ने छोड़ दिया है, जिसके वजह से हमने नए नॉमिनी को अपॉइंट किया है. बहुत सिंपल प्रोसीजर. इसी का रेप्लिका आप यहां पे बनाओगे. रिमूवल किसने किसको निकाला है? दीपिका ने आरके को निकाला है. तो नोटिस कौन देगा? दीपिका. 2 लोगों को नोटिस देगी, ओल्ड नॉमिनी को और ओपीसी को, कि मैं इसको निकालना चाहती हूं. बराबर. निकालने के 15 दिनों के अंदर क्या नए नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा? क्या नए नॉमिनी का कंसेंट भी लेना पड़ेगा? साथ साथ में आरओसी को कि इस बारे में बताना पड़ेगा हमने पुराने नॉमिनी को निकाल दिया है और उसके जगह पे नए नॉमिनी को अपॉइंट कर दिया है. और आरओसी को जब आप ये दोनों बातें बता रहे हो, तब आपको फॉर्म फाइल करते वक्त क्या फीस भी पे करनी पड़ेगी? हाँ या ना? सो दिस इज द प्रोसीजर टू ईदर रिमूव द नॉमिनी and appoint a new nominee, or the procedure when the nominee withdraws his consent because of which we are appointing a new nominee. हाँ है ना? ये जो भी बातें आज हमने की है 5 मिनट्स में सब कुछ लिख दो, रिवाइज करेंगे उसके बाद 2 मिनट के अंदर, एंड देन वी आर डन. ऑल्सो वन मोर इंस्ट्रक्शन, टुमारो देर इज नो लॉ क्लास. ओके, सो माई मॉम इज नॉट वेल, आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल. सो टुमारो there is no law class.
ठीक है, स्लिप डिस्क उनको हो गया है, तो एमआरआई और बाकी के टेस्ट के लिए मेरे को पुणे हॉस्पिटल जाना है, तो सेम मतलब वही टाइम का मेरे को अपॉइंटमेंट मिला है, तो कल आई विल बी एट द हॉस्पिटल। तो कल लॉ की क्लास नहीं होगी, तो क्योंकि कल लॉ की क्लास नहीं होगी, पूजा मैम जो है मेरा स्लॉट ले लेगी। सो पोस्ट लंच यू ऑल विल बी फ्री, तो जैसे 1:45 तक you all will be free, you all can go home and have your lunch or have lunch and go home or do whatever you all want to. I will not ask you. हाँ बोलो ना। नो, वैसे भी लाइबिलिटी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेड होती है, लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो ना सोल मेंबर लायबल होता है और ना नॉमिनी लायबल होता है, नोबडी इज लायबल। कंपनी अलग पर्सन है, कंपनी अपने लायबिलिटीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना उसका मेंबर रिस्पॉन्सिबल है और ना उसका नॉमिनी। ऑफ कोर्स कंपनी को अगर लग रहा है कि पैसा कम पड़ रहा है तो सोल मेंबर से वो पैसे बुला सकता है, ओनली इफ देयर इज सम अनपेड शेयर कैपिटल। इफ शेयर्स आर फुली पेड ऑफ शेयर्स तो वो मेंबर के पास देख भी नहीं सकता है, देन द कंपनी विल बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। एक मिनट, मैं सिर्फ ये लिखने के लिए पीपीटी प्ले कर लेती हूँ एंड देन आई कैन साइमल्टेनियसली सॉल्व द डाउट्स, अदरवाइज दीज किड्स विल सिट आइडियल ओनली। आप क्या करोगे पता है क्या आपको? आई विल रिक्वायर 1 फुल पेज फॉर ओपीसी। अब देखो, जैसे ये बच्ची थी जिसने 1 पेज छोड़ा था और 2 नए शीट पे आई थी, तो आप वो प्रीवियस पेज पे जा सकते हो और हेडिंग दे सकते हो 1% कंपनी। बट कुछ बच्चे होंगे जिनका डबल शीट से शुरू हुआ है चार्ट, तो आप तो वो डबल शीट एम्प्टी रखोगे, अगले 2 शीट्स भी आप एम्प्टी रखोगे, क्योंकि मेरे को 2 डबल शीट्स चाहिए ये चार्ट के लिए। तो आप 5th पेज पे आ जाओगे और हेडिंग दोगे 1% कंपनी और ये डेफिनेशन लिखो बस। हाँ बेटा बोलो, आपका क्या डाउट था? क्या? हाँ, तो फिर आपने रूल्स को कॉन्ट्रवीन किया है। ये पूछा मैम 15 दिनों के अंदर आपने नए नॉमिनी को अपॉइंट नहीं किया तो क्या? तो यू हैव कॉन्ट्रवीन। कॉन्ट्रवीन करना मतलब वायलेट द रूल्स, तो यू विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, आपको पेनल्टी लगेगा, ठीक है, रूल्स ना फॉलो करने के लिए। तो आप नए पेज पे आ रहे हो, 2 डबल शीट ऑफ पेपर आपने एम्प्टी रखा है, 5th पेज पे आ रहे हो, हेडिंग दे रहे हो 1% कंपनी और लिखे 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी हु हैज ओनली 1% एज अ 1% एज अ 1% as a, this is the definition. Section number 2, clause 62. Done with that? Definition सबने लिखी? पक्का? Last 30 seconds. Come on guys. Backbenchers. लिखा? आप लोगों ने बेटा? यहां पे नोटबुक्स है कि नहीं लॉ के लिए अलग? लॉ भी 100 नंबर का पेपर है, इज्जत दो उसको भी। Okay, I hope you all are done with this. Start taking law seriously. यहाँ फाउंडेशन जितना आसान नहीं है। आप सोचोगे हंसी मजाक में लॉ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाला बस पीपीटी लिख लो, क्योंकि ओपीसी की कुछ कुछ बातें अभी भी पेंडिंग है, और वो जो चार्ट है नॉमिनी को रिमूव करना या उसका कंसेंट विड्रॉ करना, फिर वो परसों के दिन हम करेंगे। एक सॉन्ग प्ले करती हूँ, चलो। तो यूट्यूब पे प्ले करने की वजह से प्रॉब्लम होगा क्या? कॉपीराइट आ जाएगा क्या? कॉपीराइट इशू आएगा ना अगर कोई गाना मैं प्ले करूंगी तो मतलब मैं प्ले नहीं कर पाऊंगी ना। सिर्फ ऑक्स केबल से वीडियो नहीं चलाओ क्या? हलीमा का एक डाउट है कि मैम अगर आप एक कंपनी के सोल मेंबर हो और दूसरे ओपीसी के आप नॉमिनी हो
और वो दूसरी जो ओपीसी है जिसमें आप नॉमिनी थे उसके सोल मेंबर की डेथ हो गई, तो आप 2 ओपीसीज के सोल मेंबर हो गए ना। तो जैसे मैंने बताया था कि कुछ थोड़ा सा अभी 15 मिनट का डिस्कशन ओपीसी का पेंडिंग है, तो बेटा आपके सवाल का जवाब ना अगले सेशन में मिलेगा आपको। यू हैव टू वेट परसों के। फेस टू फेस किड्स, एनी मोर डाउट्स? Virtual kids, you can post your doubts. I will solve it simultaneously. कल पे सवाल है जीना फिलहाल। तो अगर आपको ओपीसी पे डाउट आ भी रहा है ना, मैम बहुत जोर से आ रहा है, बहुत जोर से आ रहा है डाउट, उधर ही रोक दो उसको। ऋषभ, आपका भी जो डाउट है, चेंज इन नॉमिनी विल बी अ चेंज इन द एमओए, ये भी हम परसों के सेशन में पढ़ेंगे। आप उसी पे डाउट पूछो जो मैंने पढ़ा है। आफ्टर सिलेबस क्या, आफ्टर रिजल्ट क्या सिलेबस रिपीट होगा? सुनो मेरी बात, आफ्टर रिजल्ट अगर आपके दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं ना बैच, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर रिजल्ट मीटिंग का चैप्टर, ओके, जनरल मीटिंग्स का चैप्टर। सो इट इज टोटली न्यू चैप्टर for all inter kids that was not covered in foundation. मैंने day 1 पे ऑलरेडी बोला था, ये जो प्री रिजल्ट का बैच है स्पेशली फॉर लॉ, इट्स अ वार्म अप बैच which is going to bridge the gap between foundation and inter. Once the result is out, first I will be teaching all the new curriculum which is only in inter. फिर एंड में मैं ये सब पढ़ाऊंगी। अभी नहीं पढ़ाऊंगी मैं, वापस से ये पढ़ाऊंगी तो आप लोग क्या करोगे? आपको कुछ तो ऐसे फील गुड फैक्टर होना चाहिए ना कि रिजल्ट के पहले अगर हमने बैच ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं वी आर 1 लेवल अप एज कंपेयर टू अदर्स, और साथ ही साथ उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ इनजस्टिस हो रही है। और इसीलिए मैंने ये टॉपिक्स कवर किए। आई नो दीज टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन फाउंडेशन, बट चॉइस नहीं है, लॉ का सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट जैसा नहीं है ना। एसएम आपका टोटली न्यू है, ऑडिट भी टोटली न्यू है, कॉस्टिंग भी टोटली न्यू है, टैक्स भी टोटली न्यू है, बट लॉ नहीं है ना टोटली न्यू। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दोज किड्स हु आर डायरेक्ट एंट्री किड्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दोज किड्स हु आर कमिंग फ्रॉम फाउंडेशन, आई ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ मेजॉरिटी किड्स हु विल ज्वाइन लॉ बैच आफ्टर रिजल्ट। तो 3 अलग अलग कैटेगरी के बच्चों का मेरे को बैलेंस मेंटेन करना है। नहीं तो मेरे को क्या है, मैं नया टॉपिक शुरू करूंगी, आपको तो मजा ही मजा आएगा लॉ की बैच में, बिकॉज एनीथिंग दैट इज न्यू इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग। But I cannot do that because it will be injustice to all other kids. तो इसीलिए फिर I had to somewhere or the other settle and maintain a balance between the both. नए टॉपिक्स में तूफान मजा आएगा आपको। हुआ इतना? चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। परसों के दिन हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड नो होमवर्क फॉर टुडे। बाय बाय।